नमस्कार दोस्तों, आपका लर्न डीप फैमिली में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। यह है आधुनिक भारत का आर्थिक विकास से रिलेटेड टॉपिक है। देखा जाए अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, किस प्रकार से ब्रिटिश जो यूरोपीय कंपनियां हैं यूरोप से निकलकर एशिया की तरफ आती है और एशिया में भारत पर अपना अधिकार करती है। उन्हीं कंपनियों में से एक ब्रिटिश कंपनी जो भारत पर बंगाल से होते हुए, बंगाल के बाद मैसूर आती है, मैसूर के बाद सिख धर्म पंजाब पहुंचती है, फिर मराठा पहुंचती है। तो किस प्रकार से अपना वर्चस्व बनाते हुए वह क्या करती है, अपना जड़ मजबूत करती है भारत में। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या स्थिति रहा था। ये चैप्टर कहने का मतलब ये जो तैयार किया हुआ है, एक टेबल फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, यह एक मतलब आपको क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा। बस आप ध्यान से समझें और पढ़ें। देखा जाए कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि भारत के अगर स्थिति को जानना है कि भारत में अंग्रेज के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, उन बदलावों को समझना है, तो उन बदलावों को समझने के लिए हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत का अंग्रेजों से आने से पहले भारत का क्या स्थिति रहा था, किस जगह पे था। तो देखा जाए, बात की जाए ब्रिटिश पूर्व भारत की स्थिति। भारत क्या था, कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर था। बात की जाए कृषि प्रधान के बारे में भारत की, यह आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या है, भारत कृषि प्रधान देश है। सिंधु घाटी सभ्यता से मध्यकालीन भारत होते हुए जो अभी तक का भारत है, उसमें कृषि का प्राथमिकता सबसे अधिक था। लोग पहले भी कृषि करते आ रहे थे, मध्यकाल में भी कृषि पर जोर दिया गया और उन्हीं से उनका जीविकोपार्जन भी कर रहे थे और अभी भी करते आ रहे हैं। तो देखा जाए उसके बाद आत्मनिर्भर। आज बात की जाए, पहले भी जो भारत था वह कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी था। वह अपने वस्तुओं के साथ साथ उद्योग धंधे जो भी यहाँ थे, वह इतना उत्पादन कर लेता था कि उसे दूसरे देश में जाकर व्यापार करने या वस्तुओं की बेचने की जरूरत उतना नहीं था। तो जैसे कि देखा जाए, बहुत सारे ऐसे विदेशी जो कंपनी भी थे, विदेशी लोग भी हुए, वह भारत में आकर व्यापार किए। ऐसा नहीं कि भारत जाकर उनके यहाँ व्यापार किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी था। तो ये था हमारा ब्रिटिश पूर्व स्थिति। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हम 3 चरण यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे ब्रिटिश जब क्या होता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, जब अंग्रेज सिराजुद्दौला को हराते हैं। इस प्लासी के बाद वह बक्सर का युद्ध जीतते हैं। उस तरह वह जीतते जीतते बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख तो तक यहाँ तक अपना क्या करते हैं, 1947 तक जड़ जमाए हुए रहते हैं। 1757 से इस 1947 तक के जड़ को जमाए रखते हुए क्या करते हैं, वह भारत के आर्थिक दोहन करते हैं, भारत में अपना जड़ मजबूत कर लेते हैं और यहाँ के आर्थिक स्थिति और यहाँ का जो भी लागत, जो भी माल रहता है, जो भी जैसे बोला जाता है भारत को सोने का चिड़िया के भी नाम दिया जाता है, तो इस वजह से दिया जाता है क्योंकि भारत उस टाइम समृद्ध देश था, वो स्वयं आत्मनिर्भर था। तो वहाँ से क्या करता है, यह आर्थिक दोहन करता है। कौन, ब्रिटिश। तो इस 1757 से 1947 तक क्या होता है, भारत का कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन ही होता है। यहाँ से ब्रिटिश माल को निकालकर ब्रिटेन पहुंचा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो प्रथम चरण है वह 1757 से 1813 ईस्वी है। यह प्लासी के युद्ध के बाद 1813। देखा जाए इसी बीच में क्या आया था, द्वैत शासन। 1757 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक द्वैत शासन चला था। जो द्वैत शासन किसके शासन काल में लगा था, क्लाइव के शासन काल में और वारेन हेस्टिंग के शासन काल में हटा था। तो यह जो द्वैत शासन था, हम लोग पढ़े थे, द्वैत शासन कब पढ़े थे, इलाहाबाद की संधि के बाद, जिसमें एक कर्तव्य का और एक अधिकार का। अधिकार अंग्रेज अपने पास रखते हैं और कर्तव्य मुगल शासक को दे देते हैं। तो देखा जाए इस प्रकार से हम लोग क्या देखे थे, द्वैत शासन, जिसमें एक तरफ अंग्रेज अधिकार को अपने पास में रखता है और शासन को जो वहां के उस टाइम मौजूद शासक रहते उनको देता है। इस प्रकार से वह क्या करता है, भारत का दोहन करता है। तो यह द्वैत शासन
भी एक क्या करता, अहम भूमिका निभाता। उसके बाद धन लूट का काल, यह क्या होता है, इस टाइम ये धन को क्या किया जाता है, यहाँ से भारत से निकालकर ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। जो भी यहाँ से खासकर कच्चे माल को भी निकाल कर यहाँ से कहाँ लेके जाता है, ब्रिटेन लेके जाता है। तो ये जो काल होता है 1757 से 1813 ईस्वी का, पूरा ये क्या होता है, लूट का काल का है। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि इस काल को उन्होंने क्या कहा है, डाकू राज का संज्ञा दिए हैं। यह के.एम. पनिक्कर, उन्होंने डाकू राज का संज्ञा इसलिए दिए क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन क्या कर रहा था, भारत से धन को ब्रिटेन लेके जा रहा था, और यह जो काम था बहुत तेजी से कर रहा था। उसके बाद का चरण आता है द्वितीय चरण। यह द्वितीय चरण 1813 से 1858 ईस्वी का रहता है। इस चरण में क्या होता है, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो आप जानते होंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। यानी कहने का मतलब सिर्फ चाय और चीन पे था। अब क्या कर सकते थे कि जो ब्रिटेन में सभी लोग और सभी कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकती थी, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया था, वह व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जिससे क्या कर सकते थे, सभी लोग आकर भारत में क्या कर सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म दिया। वो क्या होने लगे, औद्योगिक मतलब जो ब्रिटेन में इस वक्त क्या होने लगे थे, वस्तु का उत्पादन भी होने लगा था। अब उस वस्तु का जब उत्पादन हुआ तो उसका खपत करने वाला भी होना चाहिए, यानी उसको कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो ब्रिटेन इस तरह से क्या हो गया, कच्चे वस्तुओं का, माल का, यानी वहां पर जो भी वस्तु का निर्माता, प्रोडक्शन ब्रिटेन हो गया, और उसका खपत करता क्या किसको चुना हुआ, भारत को चुना। यानी वहां से निर्मित की हुई वस्तुओं को वह भारत में लाकर बेचना स्टार्ट कर दिया, और वही क्या कहलाया, एक तरह से बेचने के बाद जो यहाँ से जिसका आर्थिक दोहन हुआ, यह वहां का सामान यहाँ लाकर बेचता और यहाँ से धन को वह ब्रिटेन लेकर चल जाता। तो इस तरह से औद्योगिक पूंजीवाद भी क्या करता है, भारत का कहीं ना कहीं इससे ये भी एक आर्थिक दोहन ही होता है, और धन का निष्कासन भी इस सिद्धांत से होता है। उसके बाद देखा जाए मुक्त व्यापार, जिसमें चाय एवं चीन, हम आपको बताएं कि इसमें क्या किया गया, 1813 में चाय चीन का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 33 में चाय चीन पर था, वह भी व्यापारिक एकाधिकार हटा दिया गया। यानी अब क्या हो गया, पूर्ण रूप से कोई भी कंपनियां आकर क्या कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। तो इस तरह से द्वितीय चरण में हम लोग क्या देखें कि किस तरह से औद्योगिक पूंजीवाद भारत पर हावी हुआ। उसके बाद आता है तृतीय चरण, जो 1858 से 1947 ईस्वी तक था। देखा जाए 1857 की क्रांति एक बहुत ही निर्णायक और बहुत ही बड़ा क्रांति था। इस क्रांति को देखकर क्या हो गया था, अंग्रेजों को एक तरह से भय भी बैठ गया था। वह चाहता था कि ऐसा दोबारा क्रांति इतना बड़े स्तर पर सामना ना करना पड़े। इस चीज को देखते हुए 1857 को क्रांति को देखते हुए वो क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जब वह शासन रहता, उसको हटाकर वह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से हटाकर वह क्या करता है, ब्रिटिश के शासन के सौंप देता है। तो इस तरह से जो तृतीय चरण में जब आता है, तब उसको क्या किया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका अधिकार को समाप्त कर सत्ता किसको सौंप दिया जाता है, यह ब्रिटिश के शासन को सौंप दिया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, तृतीय चरण में वह भारत को एक दिखावा के रूप में वह पूंजी निवेश करता है। वह यह कहता है कि हम भारत में पूंजी निवेश भारत के लोगों के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भारत में निवेश कर रहे थे। यह सिर्फ एक दिखावा था निवेश, कि हम भारत के लोगों को सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी उसका एक क्या था, मंशा था, कहीं ना कहीं शोषण। तो इस तरह से इसमें भी आर्थिक दोहन ही होता है। ये क्या करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, जिसमें रेल पर, बागान पर, बैंक पर, चाय पर, इस तरह के क्या करने, इस सब पर निवेश करने पर वह जोड़ देते हैं। और एक चीज और इसमें विशेष पॉइंट क्या है कि रेल, जिस पर क्या बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति रेल में निवेश करता है
तो कंपनी अगर घाटे में जाए या मुनाफे में जाए उसको 5% बेनिफिट ही मिलेगा। तो इस तरह से टर्म एंड कंडीशन और इस तरह से क्या कर शर्त लागू कर वो क्या करता है, भारत का दोहन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या करता है, रेल में 5% प्रॉफिट निश्चित कर देता है कि अगर पे बेनिफिट में भी जाएगी कंपनी तो आपको मिलेगा, लॉस में भी जाएगी तो आपको निश्चित ही रेल में अगर आप निवेश करते हैं तो 5% बेनिफिट होगा। उसके बाद देखा जाए, ये तो था हमारा ब्रिटिश पूर्व स्थिति और भारत उपनिवेश के चरण जो भी रहे हम लोग यहाँ पर पढ़े कि ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या था, भारत कृषि प्रधान देश के साथ होने के साथ साथ आत्मनिर्भर था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, पूंजी ब्रिटिश उपनिवेशवाद में 3 चरण पढ़े। प्रथम चरण पढ़े 1857 से 1813 ईस्वी। उसमें क्या क्या पढ़े कि किस प्रकार से द्वैत शासन आता है, जो कर्तव्य और अधिकार का 2 तरह से शासन को विभक्त करके क्या करते हैं, ब्रिटिश अपने अंडर में ही रखते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण हम लोग पढ़े 1813 से 1858 ईस्वी, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, औद्योगिक पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। यानी 1813 में जो चार्टर एक्ट आता है उसमें चाय चीन का व्यापारिक एकाधिकार हटा दिया जाता है, सिर्फ चाय और चीन पर रहता है। अब 33 में वह भी हटा दिया जाता है। इस तरह से द्वितीय चरण में हम लोग देखें औद्योगिक पूंजीवाद, उसके बाद मुक्त व्यापार, और तृतीय चरण जो आता है वह 1858 से 1947 का होता है। इसमें ब्रिटिश क्या करते हैं, निवेश पर जोर देते हैं। वह सिर्फ दिखाने के लिए निवेश करते हैं, लेकिन जो उनका आर्थिक मंशा होता है वह शोषण ही होता है। तो इस तरह से हम लोग ये चरण को देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह है आधुनिक भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो आप देखें, भारत अंग्रेजों का आने का क्रम जब हुआ, यूरोप से निकलकर भारत में आते हैं, बंगाल होते हुए, मैसूर होते हुए, फिर पंजाब होते हुए, फिर मराठा तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं वह अपना पूरा भारत में अपना एक जड़त्व बना लेते हैं, अस्थायित्व बना लेते हैं। इस अस्थायित्व में 1757 से 1947 के तीनों चरण में यही देखने को मिलता है, भारत का कहीं ना कहीं क्या क्या, कहीं ना कहीं निगेटिव ही, कहीं ना कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर भारत को कुछ मतलब गेन हो रहा था, कुछ भारत के हित में था। कहीं ना कहीं एक आर्थिक शोषण ही दिख रहा था, किसी न किसी तरह से शोषण ही हो रहा था, या तो धन का हो या फिर यहाँ के लोगों का हो या किसान का हो, किसी न किसी तरह से उनको प्रताड़ित ही किया जा रहा था। तो अगला उसके बाद देखा जाए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, अपना जड़त्व को, अस्थायित्व को मजबूत करते हैं, तो उस क्रम में वो क्या करते हैं, आने से लेकर रहने तक में और जाने तक की स्थिति में वो किस प्रकार से कुछ भूमि पर किसानों के साथ किस प्रकार से कौन कौन सा नियम लगाते हैं, कौन कौन सा कर वसूलते हैं, किस किस तरह से वो अपना चुंगी वसूलते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से वो है। तो ये देखिए एक प्रकार से ये चार्ट है, यानी कहने का मतलब अगर आप इसको अच्छा से समझ लेंगे तो कहने का मतलब यह एक क्वेश्चन बैंक की तरह है। बस आप ध्यान से पढ़िए, आपको मतलब ऐसा हम पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने या याद करने से नहीं होगा। अगर आपको याद भी होता तो भी दिक्कत है, सिर्फ समझ में आता वो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि पढ़ने के साथ साथ याद भी हो जाए, यानी पढ़ाई के साथ साथ याद भी हो जाए, यही हमारा मकसद है यहाँ पे बताने का। ऐसे बुक में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक तरह से कंटेंट को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ रहे हैं कि आपको पढ़ाई समझने के साथ साथ याद भी हो जाए। तो हम आपको याद भी करवाएंगे, बस आप ध्यान से देखिए और मन से पढ़िए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ब्रिटिश पूर्व क्या स्थिति रहा था। उसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद में जो 3 चरण आया, तीनों चरण को देखें। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से वो क्या करते हैं, भूमि पर अपना अधिकार जमाते हैं और किसानों से और जो भी वहां पर खेती करते हैं उसे कैसे अपना आर्थिक शोषण कर कर अपना बेनिफिट लेते हैं। तो पहला देखा जाए वह जो है कुछ व्यवस्था लागू करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक व्यवस्था है अस्थायी बंदोबस्त, तो ये कृषि से रिलेटेड है। तो देखा जाए एक व्यवस्था था क्या, अस्थायी बंदोबस्त। वह किनके शासनकाल में लागू किया जाता, कर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में होता है। और यह जो अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू होता है, 1793 ईस्वी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है
मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं यह इससे एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किनके शासनकाल में आया? कर्नवालिस के शासनकाल में। कब आया? 1793 ईस्वी में। यह किन किन क्षेत्रों में था? तो देखा जाए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो भी क्षेत्र थे उस क्षेत्र में था। देखा जाए जितने भी पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्व में आते हैं, उस क्षेत्र में थे। तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु था अस्थाई बंदोबस्त में? इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। अगर अस्थाई बंदोबस्त के जगह इस्तमरारी बंदोबस्त भी आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, वो अस्थाई बंदोबस्त को ही कहा जाता है। तो इस्तमरारी या जमींदारी, ये इस तरह से हो गया। अगर ये इस्तमरारी बंदोबस्त आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? अस्थाई बंदोबस्त ही होता है। तो इसमें क्या था? यह है जो सरकार इसमें जो लगान वसूलने के लिए जमींदार को देती थी, उसमें क्या होता था? सरकार को 10/11 भाग जो सरकार लेती थी और जमींदार 1/11 भाग जमीन को होता था। यानी 11 में से 10 भाग ब्रिटिश लेते थे और 1 भाग जमींदार लेते थे। यह भारत के कितने प्रतिशत भागों में हावी था? यह पूरे भारत के 19% भाग में हावी था। क्योंकि उस वक्त तो आप तो देख ही लिए किस प्रकार से बंगाल से होते हुए पूरा भारत में वो अपना लगभग पूरा भारत में वो अपना स्थायित्व ब्रिटिश प्राप्ति कर लेते हैं। तो भारत में 19% भाग में था। उसके बाद इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें एक बाद में सूर्यास्त कानून को लाया गया। यह सूर्यास्त कानून क्या था? क्या किया गया कि इसमें एक समय फिक्स कर दिया जाता था। कोई भी समय फिक्स करने के बाद उसमें क्या होता था कि अगर उस डेट को, उस समय में सूर्य का अस्त होते होते तक अगर लगान नहीं जमींदार वसूल के देता था अंग्रेज को, तब अंग्रेज क्या करते थे? उससे जमींदारी छीन लेते थे। तो ये सूर्यास्त कानून बाद में जोड़ा गया। जो सूर्यास्त कानून इस प्रकार से था कि जो भी समय फिक्स किया गया उनके लिए चुंगी वसूलने का, कर वसूलने का, अगर वह उस समय में सूर्य का अस्त होते होते, उस दिन का सूर्य अस्त होते होते नहीं वसूल के देते थे तो उनसे जमींदारी व्यवस्था छीन ली जाती थी। तो इस तरह से हम लोग समझे अस्थाई बंदोबस्त। तो फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किनके शासनकाल में लागू किया? कर्नवालिस के शासनकाल में। कर्नवालिस का शासनकाल कब था? 1786 से 93 ईस्वी। यह कब लागू किया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त का? 1793 ईस्वी में। उसके बाद किस किस क्षेत्र में लागू किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में, जो उस वक्त सब एक थे। उसके बाद इसमें कितना परसेंट लेता था ब्रिटिश? 10/11 भाग और जमींदार 1/11 भाग। यह भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था? 19% भाग पर। अब हम लोग आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? यह किनके शासनकाल में लागू किया गया था? कर्नल रीड और मुनरो के शासनकाल में। तो देखिए कर्नल रीड और मुनरो, तो जो अस्थाई बंदोबस्त था वह 1793 में, ठीक इसके 1 वर्ष कम 1792 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया गया। उसके बाद मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये किनके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा और मुनरो के द्वारा। कर्नल रीड के द्वारा कब लाया गया? ठीक उसके 1 वर्ष कम 1792 में, और मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। ये किन किन क्षेत्र में था? मद्रास, असम और बंबई। देखा जाए बंबई और मद्रास उस वक्त जो ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंस कौन कौन थे? ब्रिटिश, बंबई और कोलकाता। वो 3 में से 2 प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा कवर कर रहा है, एक असम था। तो इस तरह से इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगाया गया। इसमें क्या रखा गया कि यह जो है राजस्व सीधे किसानों से लिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो राजस्व लिया जाता था वह सीधे किसानों से लिया जाता था। कितना राजस्व लिया जाता था? 1/2 भाग लिया जाता था। और यह पूरे भारत में 5 नहीं 51% होगा। यहाँ पर पूरे भारत में क्या था? वह 51% भाग में लागू था। यह यानी कितने परसेंट भाग पर यह व्यवस्था लागू था? पूरे भारत का 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू था। तो इस तरह से हम लोग देखें, पहले देखें क्या देखें? पहले देखें अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद देखें रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किनके शासनकाल में था? कर्नल रीड
एवं मुनरो के शासनकाल में। कर्नल रीड कब? 1792 ईस्वी में। मुनरो 1820 ईस्वी में। किन किन क्षेत्र में लागू था? मद्रास, असम और बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, असम और बम्बई। उसके बाद क्या था इसमें, क्या क्या थे मुख्य बात? इसमें सीधे किसानों से राजस्व लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/2 भाग। यह पूरे भारत में कितने % पर लागू था? यह पूरे भारत में 51% भाग पर लागू था। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बाद कौन आएगा? महलवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या होता था? ये किसके शासनकाल में लागू था? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। यह कब लागू किया गया? 1819 ईस्वी में। किस किस क्षेत्र में लागू था? पंजाब में, मध्य प्रांत में और पश्चिम यूपी क्षेत्र में। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन थे? यह पूरे महाल यानी पूरे गांव से यह कर लिया जाता था। इसमें कितने % पहले लिया जाता था? यह पूरे भाग का इसमें पहले भू राजस्व 2/3 यानी 60% लिया जाता था, 60 से 66%। बाद में इसे घटा के 1/2 भी किया गया। यह पूरे भारत में कितने % पर लागू था? 30% भाग पर लागू था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से ब्रिटिश यहाँ क्या किए, किसानों से कर वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे। तो हम इसको एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे और देखते ही देखते याद भी कर लेंगे। फर्स्ट क्या था? रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त। सेकंड क्या था? सेकंड रैयतवाड़ी बंदोबस्त। थर्ड क्या था? महलवाड़ी बंदोबस्त। पहला क्या था? स्थायी बंदोबस्त। इसमें कर किससे लिया जाता था? जमींदारों से लिया जाता था। कितना जमींदार वसूल के देता था? 10/11 भाग। जमींदार कितना रखता था? 1/11 भाग। यह पूरे भारत में कितना % भाग में लागू था? 19% भाग में लागू था। उसके बाद आ जाइए अस्थाई बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? इसके किसके शासनकाल में लागू हुआ? कर्नल रीड और मुनरो के शासन में। कर्नल रीड के शासनकाल में कब हुआ? 1792 ईस्वी में। मुनरो के शासनकाल में 1820 ईस्वी में। किस किस क्षेत्र में लागू था यह? तो यह देखा जाए भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में, जब सबसे अधिक है तो 1 प्रेसिडेंसी 2 प्रेसिडेंसी कवर कर रहा, मद्रास और मुंबई और असम के क्षेत्र में थे। उसके बाद इसमें क्या होता था? राजस्व सीधे किसान से लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/2 भाग लिया जाता था। उसके बाद अब हम लोग देखें, पहला अस्थाई देख लिए, दूसरा रैयतवाड़ी देख लिया और तीसरा कौन है? महलवाड़ी बंदोबस्त। यह बंदोबस्त है किनके शासनकाल में लागू हुआ? मार्टिन बर्ड तो है ही है, और हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के शासनकाल में। यह कब लागू हुआ? ठीक इसके 1 साल कम 1820 में रैयत हुआ, उसके 1 साल कम 1819 ईस्वी में महलवाड़ी। यह किस किस क्षेत्र में लागू हुआ? पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम यूपी क्षेत्र में। ये लगभग मध्य भाग को कवर करता है। तो इसमें क्या क्या लिया जाता था? किसानों से कैसे कर लिया जाता था? इसमें क्या क्या आता था? किसान से नहीं, इसमें पूरे गांव से कर लिया जाता था। यानी कहने का मतलब गांव के समुदाय से कह दिया जाता था कि हम आपसे किसान से नहीं लेंगे, हम आप क्या करेंगे, हमें पूरा समूह से चाहिए, गांव से कर चाहिए। तो इसमें क्या किया गया? पूरा गांव से एक इकट्ठा लिया गया। कितना था पहले? 2/3, बाद में 1/2 हो गया। यह भारत के कितने % भागों पर लागू था? ऊपर 19, नीचे 51, कितना हो गया? 70, बच गया 30% भाग पर महलवाड़ी था। तो अब हम आशा करते हैं आपको बहुत सारा चीज़ समझ में भी आया होगा और लगभग याद भी हो गया होगा। तो बस हम लोग एक बार ऐसे देखेंगे, पूरा एक बार फिर से देखेंगे क्या था भारत में, पूरे भारत में कितने तरह का लागू किया गया था व्यवस्था? 3 व्यवस्था। पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। उसके बाद ये अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, अस्थाई बंदोबस्त 1792 1820 ईस्वी में, महलवाड़ी बंदोबस्त 1819 ईस्वी में। इस तरह से याद करेंगे। फिर जो अस्थाई बंदोबस्त है वो किनके शासनकाल में? कर्नवालिस के शासनकाल में। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? कर्नल रीड और मुनरो के शासनकाल में। उसके बाद ये थर्ड कौन था? महलवाड़ी बंदोबस्त। ये किनके शासनकाल में लागू किया गया? यह लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, ये इनके शासनकाल में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको पढ़े कि आपको याद भी हो गया होगा। तो अब हम आशा करते हैं आप इसको 1-2 बार पेन डाउन भी कर लेंगे। तो ये तो हमारा था आर्थिक विकास। अब आगे इसका हम लोग पढ़ेंगे, औद्योगिक भाग को भी देखेंगे आगे
नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।